हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। मैं विनस जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स। इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, आप सभी को पता है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। A collimated beam of light of diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to expand it in a collimated beam of diameter 14 mm using a system of two convex lens. If first lens has focal length 40 meter, then focal length of the second lens is. अब देखो बेसिकली दो लेंस है और वो ये बोल रहे हैं कि ये कॉलिमेटेड बीम है। कॉलिमेटेड बीम मतलब आपको क्या मान के चलना है कि भाई पैरेलल बीम आ रही है ना, इस तरह से। उसका डायमीटर कितना दे रखा है? उसका डायमीटर दे रखा है हमने शुरुआत में 2 mm है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से बीम आ रही होगी जिसका डायमीटर कितना है 2 mm। तो अपन ये डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं? 2 mm, ठीक है। अब उन्होंने बोला पहले वाले का जो फोकल लेंथ है वो कितना 40 है, और मुझे पता है कि जब पैरेलल बीम्स आती है तो वो कहाँ से पास होती है? सेकेंड फोकस से। तो ये कुछ ऐसी पास होगी, ये इधर से जाएगी ऐसे। अब उन्होंने बोला कि भाई ये फिर से क्या कर रही है, ये कॉलिमेटेड बीम बना रही है जब ये दूसरे लेंस से पास हो रही है जिसका डायमीटर कितना है 14 mm। अब सोचो ये पैरेलल कब जा सकती है? ये चाह रहे हैं कि ये पैरेलल चली जाए और उसका डायमीटर कितना हो 14 mm हो, ठीक, 14 mm। अब 14 mm हो ये दिक्कत नहीं है। यहां पे आप देखो ये जो फोकल लेंथ है ये डिस्टेंस कितनी है? इट इज 40 मीटर, करेक्ट। ये 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको पैरेलल जाना है ना, लेंस सेकंड लेंस से पास होने के बाद ये रेस को पैरेलल जाना है तो ये पॉइंट फोकस होना चाहिए इसके लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? f, करेक्ट। अब कुछ नहीं करना है आपने को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस 14 है, ये डिस्टेंस 2 है, रेशियो ले लो। सो रेशियो कैसे लेंगे अपन? ये वाली साइड ये कितना है 2 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी है 40 डिवाइडेड बाय f। तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई 728 280 मीटर, 280 मीटर तक करेक्ट आंसर, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In a microscope, the objective lens is having focal length of 2 cm and the eyepiece is having focal length of 4 cm. Tube length is 32 cm. The magnification produced by this microscope under normal adjustment is. अब आप देखो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो कितना होता है? वो होता है ट्यूब लेंथ f अपॉन FO d बाय FE, राइट। सो लेंथ कितनी है? लेंथ है मेरे पास 32 सेंटीमीटर। d कितना है? d तो भाई स्टैंडर्ड होता है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और FO FE कितना है मेरे पास? 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ से आप देखो 4 × 2 8, सो ये 8 से ये 4 टाइम्स हो गया, 25 × 4 इज 100। सो मेरा मैग्निफिकेशन आ गया 100x, क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। As shown in the figure, when incident ray is parallel to the base of the prism, the emergent ray grazes along the second surface. Take the refractive index of the prism to be √2. Find the angle theta. क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है कि एक रे है जो इंसिडेंट रे बेस के पैरेलल जा रही है, करेक्ट। ये बेस के पैरेलल जा रही है, ये एंगल 45 दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री, करेक्ट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कितना दे रखा है अपने को? √2 दे रखा है, ठीक है। अब ये भी दे रखा है अपने को कि इस सरफेस से क्या कर रही है? ग्रेज करती हुई जा रही है, ठीक है। अभी ग्रेज करती हुई जा रही है मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, करेक्ट। तभी ग्रेज कर रही हूं तो अपन एक काम करते हैं, थीटा से निकाल दें। यू नो दैट sin थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ 1/√2। तो थीटा सी कितना हो गया मेरे पास? 45 डिग्री। थीटा से कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, करेक्ट। चलो थीटा से 45 आ गया है। अगर मैं इस पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको r1 बोल देते हैं। अगर मैंने ये निकाल लिया तो थीटा निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना। सो अपन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ लगाते हैं कहाँ पे? इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल कितना है? ये 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो गया 45। सो इट इज μ1 बाय स्नेल्स लॉ
इट इज μ1 into sin I is equals to μ2 that is √2 into sin R1। तो ये 1/√2 1/√2 कितना हो गया 1/2। ये आ गया मेरे पास sin R1 equals to 1/2, तो R1 की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये मेरे पास R1 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, करेक्ट। अब मेरे को थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना तो बहुत इजी है। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, करेक्ट। ये 45 है, राइट। सो 45 प्लस 90 प्लस 30 प्लस थीटा सी, ये कितना है 45 प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 360। सारा एंगल का सम कितना होना चाहिए 360। ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, इसका नाम देते हैं अपन ए पी क्यू आर एस, कुछ भी दे दो, है ना। तो ये कितना हो गया अपना, देखो यार 90 90 और 90, ये हो गया मेरे पास 270। 360 में से 270 का आया तो 90 बचा। सो 30 प्लस थीटा इक्वल टू 90, मेरे पास थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। आसान था। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A thin convex lens has focal length 5 cm and thin concave lens has focal length 4 cm are combined with no gap in between, and this combination has magnification m1 when object is placed 10 cm before convex lens. Keeping position of the convex lens and object same unchanged, a gap of 1 cm is introduced between the lens by moving concave lens away, which leads to the change in magnification of the lens to m2. You have to calculate the magnitude of m1 by m2. अब एनटीए ने काफी अच्छी कोशिश की थी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि चारों ही ऑप्शन जो उन्होंने बनाए वो चारों ही गलत थे, ठीक है। एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया, तो करेक्ट आंसर अपन निकालेंगे इसमें क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके बगल में एक कॉनकेव लेंस है, और दोनों ही बिल्कुल बगल बगल में रखे हुए हैं। ऐसा है कि भाई दोनों के बीच की गैप अपने को क्या लेके चलनी है 0 लेके चलनी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये इधर से, है ना। इंडिविजुअल फोकल लेंथ दे रखा है। एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले जब ये थिन लेंस है पहली बार और दोनों के बीच की गैप नहीं है, तो अपन इन दोनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सो जो नेट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकलेगा वो एफ इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। अपने को फॉर्मूला याद है इफेक्टिव निकालने के लिए। सो बेसिकली कितना हो जाएगा 1/, कॉनकेव लेंस पॉजिटिव है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव, ये सब सेंटीमीटर में रखा होगा ना। तो कितना हो गया ये -4 + 1 -4 + 5, तो ये जाएगा 1/20 नेगेटिव के साथ। तो फोकल लेंथ कितना मेरे पास -20 सेंटीमीटर आएगा। अभी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है -10, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा अपन कहाँ लेके चलता है, बेसिकली इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में है, तो साइन कन्वेंशन के लिए नेगेटिव है पॉजिटिव। सो u -10 है, अपन एक काम करते हैं v कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, है ना। 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1/v - 1/u कितना है u -10 = 1/-20, राइट। तो uv की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -20/3, ठीक है। अब -20/3 आ गया, तो आप देखो मैग्निफिकेशन निकाल लेते लगे हाथ अपन, कितना होता है ये फॉर्मूले में अगर माइनस आता है तो यहाँ प्लस आएगा v/u, दैट इज -20/3 डिवाइडेड बाय -10। u कितना है -10, राइट। तो ये घट गया मेरे पास, कितना आ गया 2/3 आ गया। तो मैंने एक मैग्निफिकेशन तो निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बोला हमने कि ऑब्जेक्ट को वहीं रहने दो, कॉन्वेक्स लेंस को वहीं रहने दो, कॉनकेव को 1 सेंटीमीटर दूर कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस यहीं रखा हुआ है ना। कॉनकेव को 1 सेंटीमीटर दूर कर दिया, ठीक है। बनाने के लिए थोड़ा सा दूर बता रहा हूँ पर समझ जाओगे आप। तो अब क्या करेंगे अपन इंडिविजुअल लेंस ट्रेड कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के कारण निकालता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस के कारण क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है -10, फोकल लेंथ कितना है इसका +5 सेंटीमीटर में, है ना। तो अगर मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूँ तो समझ जाना। अब 1/v - 1/u = 1/f। सो v की जगह कितना v अपने को निकालना है, ऑब्जेक्ट दूरी कितनी है -10, फोकल लेंथ कितना है 5, राइट। तो मेरे पास कितना आ गया, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर v1 आ गया +10 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगी वो राइट में बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहाँ से, ये अपना जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से अगर इमेज ऐसी बन रही है इस तरह से,
यहाँ बन रही इमेज, इधर इस पॉइंट बन रही है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर, हमने कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर रखा है, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रखा है, करेक्ट। और मेरी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द सेकेंड लेंस, मतलब जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस बार ये मेरी इंसिडेंट रहे, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और उसकी पोजीशन इस लेंस से कितनी हो जाएगी, इस लेंस से 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट पोजीशन इज +9 एंड फोकल लेंथ इसकी -4 है, तो हमें v निकालना है। सो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। सो यहाँ पर v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 आ गया हमारे पास, v2 कैलकुलेट करो उसको, 9 × 36 5 -36/5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, दोनों के लिए हम इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कितना आएगा, m1 आ गया हमारे पास, v/u दैट इज 10/-10 -1, और m2 कॉन्वेक्स लेंस के लिए v/u -36/5 डिवाइडेड बाय 9, u की वैल्यू है मेरे पास 9, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ये आ गया मेरे पास -4/5। तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा उसको कैपिटल M2 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर M2 पूछा है, यहाँ पे रेशियो M1/M2, ऑब्वियसली बात है M1/M1 नहीं हो सकता, M1/M2 होगा। सो ये कैपिटल M2 कितना आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, M1 × M2 दैट इज 4/5 × -1, तो माइनस कर दिया, 4/5 आ गया। दोनों का रेशियो निकालना है अपने को। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, सो रेशियो आ जाएगा मेरे पास M1 दैट इज 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, इसको ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा हमारे पास 2/3 × 5/4, 5/6 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर होना चाहिए जो कि चारों ही ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। आया समझ? आइए देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, a ray of light is incident on its surface at a certain angle I. If emergent ray grazes the other surface, then angle of refraction at incident surface is. So यहाँ पे एक चीज दे रखी है हमको कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल मतलब प्रिज्म है, और यहाँ पर इसका एंगल ऑब्वियसली बात है 60 डिग्री होगा। अब कोई भी इंसिडेंट रे आ रही किसी सर्टेन एंगल पे, सो लेट्स से ये एंगल कुछ मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई होगा, है इस तरह से। अब ये बोल रहे हैं ऐसा कि रिफ्रैक्ट होने के बाद अदर सरफेस पे ग्रेज करते हुए निकल गई इमर्जेंट रे, ग्रेज करते हुए निकल गई। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि ये आपको R1 बताना है, ये वाला कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले काम करते क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट sin θc इक्वल्स टू 1/μ, और 1/μ इज 1/√2, सो θc कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ चुका है। अब ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45, ठीक है। ये एंगल 45, ये एंगल 60। अगर मैं ट्रायंगल ABC नाम दे दूं उसको, ठीक है, ABC नाम दे दूं, तो ये 45 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया मेरे पास 30 + 45 दैट इज 75 डिग्री, है ना। तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 75 + 45 इज 120 + 60 80। अब हमें ये भी पता है कि R1 + 75 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। मेरे पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूले वगैरह से भी कर सकते हैं, R1 + R2 = A, उससे भी किया जा सकता है। सो जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है R1 + R2 हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। सो अगर एक एंगल 45 डिग्री आ चुका है तो बेसिकली यहाँ से R1 निकल जाएगा। सो R1 कितना आ गया मेरा 15 डिग्री। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A parallel beam of light traveling in air is incident on a convex spherical glass surface of a radius of curvature 50 cm and the refractive index of glass is 1.5. The rays converge to a point at a distance x cm from the center of curvature of the spherical surface. The value of x is. अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपने को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है। एक रे आ रही है, राइट, पैरेलल बीम आ रही है, इस तरह से पैरेलल बीम आ रही है, तो वो इस पॉइंट पे लेट से कन्वर्ज कर रही है ना। सो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। रेडियस दे रखा है अपने को 50, तो ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई 50 सेंटीमीटर है।
इंसिडेंट टर्मिनल राइट में होनी है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट वाले सब मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो फॉर्मूला होता है भाई μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। μ2 कितना है? μ2 है 1.5 v माइनस ये तो इन्फिनिटी हो गया है ना, u इन्फिनिटी तो u इन्फिनिटी तो 1 by इन्फिनिटी 0 हो गया, इसको हटा दो। That is equals to μ2 minus μ1, that is 0.5 divided by plus 50 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे यहाँ पर तो मेरे पास समझ में आ गया ये इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। 3/2 into 50 is equals to v और ये 1/2 तो ऊपर चले आएगा 150 आ गया 150 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। बट पॉइंट इज आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि x जो दूरी है वो कहाँ से है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? वो बन रही है 150 में 150 सेंटीमीटर पर। पर इसका जो कर्वेचर है वो कहाँ पर है? 50 सेंटीमीटर पे, वो यहाँ कहीं है। दिस डिस्टेंस इज 50। तो आपसे ये वाली दूरी पूछी है x, ठीक है। सो द x विल बी 150 minus 50, that is 100 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Wavelength of light while it is passing through water is 540 nanometer. The refractive index of water is 4/3. The wavelength of the same light when it is passing through a medium having a refractive index 3/2 is dash millimeter. अब देखो ध्यान से, we know that जो refractive index होता है वो inversely proportional होता है speed के, है ना? आपको पता होगा ये जो म्यू निकालते हैं अपन वो कैसे निकालते हैं? c/v से। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेवलेंथ के। सो आप देखो यहाँ से मेरे को बहुत क्लियर कट पिक्चर समझ में आ गई कि अगर मुझे म्यू ए बाय म्यू बी निकालना है तो लैम्डा बी बाय लैम्डा ए हो जाएगा, सिंपल। तो फर्स्ट वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। दूसरे वाले मीडियम में कितना है? 3/2। सेकेंड वाले मीडियम में वेवलेंथ कितनी है वो निकालना है। फर्स्ट वाले में है 540 नैनोमीटर, राइट? ओके, सो यहाँ पे ये ऊपर चले आ गया, हो जाएगा 8/9। आई कैन राइट हियर 8/9 इंटू 540 करेक्ट। सो 9 6 54, ये मेरे पास हो जाएगा 480 नैनोमीटर। एक्चुअली में ये नैनोमीटर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज 480 नैनोमीटर। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A thin prism with angle 5 degree of refractive index 1.72 is combined with another prism of refractive index 1.9 to produce dispersion without deviation. The angle of second prism is. So आपको यहाँ पर जो नेट डेविएशन चाहिए वो 0 चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो जब एक का डेविएशन क्लॉकवाइज में हो और दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज में हो। इसका मतलब जो नेट डेविएशन होगा वो Δ1 माइनस Δ2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब दोनों का डेविएशन बराबर हो जाना चाहिए ऑपोजिट साइड्स में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो अपन, डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, प्रिज्म एंगल a1, थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लगता है, और ये हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 इंटू a2, और म्यू1 कितना है? म्यू1 है मेरे पास 1.72 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री 1.9 माइनस 1 इंटू a2, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 0.72 इंटू 5 अपॉन 0.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री। तो मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया यहाँ पर 4 डिग्री। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम A to B separated by a plane interface. If light undergoes total internal reflection during its travel from A to B, speed of light in medium A and B are 2.4 into 10 to the power 8 and 2.7 into 10 to the power 8 meter per second respectively, then the value of critical angle is. अब देखो A मीडियम से B मीडियम में जा रहा है और TIR हो रहा है, ठीक है। तो उसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी बोल देता हूँ, उसका म्यू ए बोलता हूँ। वी नो दैट जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin थीटा c इक्वल्स टू म्यू बी बाय म्यू ए। बट यहाँ पे हमें म्यू बी बाय म्यू ए नहीं दे रहा है, क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी। वी ऑल्सो नो दैट जो म्यू होता है वो होता है c बाय v, मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ दैट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। So I can rewrite it as VA upon VB, velocity in medium A upon velocity in medium B. So velocity of light in medium A दे रखी है अपने 2.4 into 10 to the power 8 and 2.7 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 दो तरफ से कट जाए,
और ये 3 से काट लो उसको, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, राइट। सो थीटा सी आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए साइन इनवर्स 8/9। एक्चुअली में साइन इनवर्स 8/9 एक भी ऑप्शन नहीं था, तो ये भी आंसर सही है। वैसे अगर ऑप्शन नहीं होता है तो फिर अपन एक काम कर लेते हैं, इसको tan के या cos के या cot के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो अगर मैं इसको थीटा बोलूं और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा √17, राइट। 81 - 64। सो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, tan थीटा हो गया मेरे पास 8/√17। सो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो tan इनवर्स 8/√17। दिस विल मैच द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A prism angle 75 degree and refractive index of the material is √3 is coated with a thin film of refractive index 1.5 only at the back exit. To have the total internal reflection at the back exit, the incident angle must be कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है अपने को, इसका म्यू दे रखा है, इसका म्यू है √3 और ये जो मटेरियल है इसका म्यू दे रखा है 3/2 दैट इज 1.5, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल थीटा से ये कितना होना चाहिए। सो वी नो दैट म्यू इनटू साइन थीटा सी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा तब ये जो रे है टीआईआर करनी चाहिए, ग्रेस करेगी सरफेस को। सो 3/2 इनटू साइन 90, साइन 90 इज 1। सो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास साइन थीटा सी की वैल्यू √3, ये हो गया √3, थीटा सी की वैल्यू हो गई मेरे पास 60 डिग्री। मतलब ये बात हुई कि अगर मेरे पास ये वाला एंगल है जिसको अपन R2 बोलते हैं, ठीक है, R2 अगर 60 डिग्री से बड़ा हुआ तो TIR तो 100% होगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। 60 डिग्री से बड़ा हुआ है ना, इक्वल टू पे तो ग्रेस कर जाएगा, बट ठीक है उसको बड़ा ले लेते हैं अपन कि भाई इसमें तो गारंटी से होगा ही होगा, है ना। अब अपने को क्या करेगा, जो प्रिज्म एंगल है वो 75 है। We know that R1 plus R2 75 है। अगर कम से कम एंगल में 60 डिग्री भी ले लूं, R2 की वैल्यू अगर मैं 60 भी ले लूं तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 15 डिग्री। इसका मतलब TIR की कंडीशन के लिए R1 शुड बी लेस देन 15 डिग्री, है ना, क्योंकि R2 बड़ा है 60 से बड़ा, 60 से बड़ा कितना भी हो सकता है ना, 60, 61, 62, 63। सिमिलरली अगर ये बड़ा है 60 से तो R1 की वैल्यू 15 से छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास सारी वैल्यूज जितनी रहेगी वो 15 से छोटी आना चाहिए, ठीक है। अब आपने से ये भी नहीं पूछा, आपने से पूछा कि इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो इंसिडेंट एंगल निकालता है। तो इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए मुझे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ2 कितना है √3 इंटू साइन आर, साइन आर कितना है मेरे पास 15 डिग्री ले लो। अब क्वेश्चन में 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.25, सो इट इज 1.732 इंटू 0.25, करेक्ट। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 0.43 और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी दे रखी है अप्रोक्सीमेटली 0.43। आपको दे रखा है देखो साइन 25 डिग्री 0.43, मतलब ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 25 डिग्री आई। अब R1 जो है वो 15 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब आई भी क्या होना चाहिए 15 डिग्री 25 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सो आई मस्ट बी लेस देन 25 डिग्री। अब अच्छी बात ये है कि जब आप ऑप्शंस देखोगे एनटीए के तो उसमें ये दे रखा है 15 से 20 डिग्री, ये भी सही है क्योंकि 25 से छोटा है, ये भी सही है, 25 से बड़ा ये गलत है और ये 15 से छोटा ये भी सही है। तो मेरे पास 3 आंसर पॉसिबल है, 1, 2 एंड 4, A, B, D आर द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द साइज ऑफ द इमेजेस of an object found by a thin lens are equal when object is placed at two different positions 8 cm and 20 cm from the lens. The focal length of the lenses. अब अपने को क्या निकालना भैया, इन्होंने बोला कि साइज ऑफ द इमेज क्या है वो बराबर है। देखो साइज ऑफ द इमेज बराबर हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पर जब मेरे पास मैग्निफिकेशन सेम मैग्नीट्यूड का हो लेकिन ऑपोजिट साइन का हो, मतलब एक इमेज ऊपर बने और एक केस में वो नीचे बनेगी, है ना, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। It means if magnification of in first case is negative times magnification in second case, तो जो इमेज की लेंथ है या इमेज की साइज है वो बराबर हो सकती है। इमेज के लिए आप देखो यहाँ पे सिर्फ u दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंस के लिए होता है v/u या फिर अपन f/f+u भी लगा सकते हैं, सब कुछ विद साइन डालना। सो f/f+u1 is equals to -f/f+u2
f से f कट गया, सो मेरे पास आ गया यहाँ पर 1/f। u की वैल्यू कितनी है, पहले दे रखा 8 सेंटीमीटर और सेकंड केस में दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो माइनस पुट कर दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सो f minus 24 is equals to minus f plus 8, right? So here I am getting 2f is equals to 32. फोकल लेंथ कितना आ गया मेरे पास, 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। The exit surface of prism with refractive index n is coated with material n/2, where prism is set for minimum angle of deviation. It exactly meets the condition of critical angle. The prism angle is, अब देखो क्या देखा है यहाँ पे, इस तरह से ये प्रिज्म है और हमें दे रखा है कि जो कंडीशन सेट कर रखी है वो कैसी है, मिनिमम डेविएशन की। और आपको पता है मिनिमम डेविएशन के लिए क्या जो इन रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू a/2 होता है, ये बात हम जानते हैं। अब उन्होंने ये बोल रखा है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है और बाहर का कितना है n/2, राइट। यहाँ पे एक कोड कर रखा है, बेसिकली एक कोड कर रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2 है, राइट। यहाँ पे n/2 है और यहां से बोला है कि इट मीट्स द कंडीशन ऑफ TIR, क्रिटिकल एंगल, है ना। अब अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो बेसिकली यहां पे जाने का रे से सरफेस पे ग्रेस कट जाएगी, मैं निकाल सकता हूं। अगर ये एंगल मैं इसको बोल दूं θc जो कि मेरा R2 है, सो कितना हो जाएगा मेरे पास, म्यू इंटू साइन θc इज इक्वल्स टू μ2 दैट इज n/2 इंटू साइन 90। सो ये 1/2 आ गया, θc कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो जो R1 और R2 है दोनों कितने 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू a/2, मेरे पास a कितना आ गया 60 डिग्री, सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इन माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर, टू कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड विद फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। The total magnification for normal adjustment is 5 to the power k. The value of k is. So basically आपको पता है जो total magnification होता है उसका फॉर्मूला होता है L upon FO into D by FE। अब L क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो कि दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है भाई, एक की है 2 और इसकी है 5, और D होता है डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, सारे सेंटीमीटर में है, सब कट जाएंगे। अब मेरे पास ये बचा 5 into 2 10 हो गया, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। अब बेसिकली इसको अपन को 5 to the power k में लिखना है, और आई थिंक ये सेंटीमीटर में सॉरी सेंटीमीटर यूनिट तो आएगी, बढ़िया, अगर यूनिट नहीं आएगी 5 to the power k, तो 25 को अपन किसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 2। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 5 person P1, P2, P3, P4, P5 recorded object distance u with image distance v using convex lens of power 5 diopter as 25, 96, 30, 62, 35, 37, 45, 35, 50, 32. Identify correct readings. So आपको ये दिखाना है कि सही सबके करंट जो रिकॉर्डिंग है वो सही है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 के करंट गलत है, P3, P2 के करंट गलत है, P4, P5 के करंट गलत है? आपको इन चारों में देखना है। अब देखो अपन बेसिक कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि जो पावर है वो 5 डायोप्टर है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 1/5, और एक्चुअली में ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब लेंस कौन सा अपने पास, लेंस अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो एक बात तो मुझे क्लियर है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखता हूं तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखता हूं तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर पहला वाला क्या भाई 25 पे है तो इमेज 96 पे बन रही है, तो 25 मतलब कहाँ हो जाएगा f और 2f के बीच में, यहाँ गई तो इमेज कहाँ बनेगी 40 से बियॉन्ड। बिल्कुल सही है, मतलब लग रहा है कि ठीक होगा ये देखते हैं भाई 30, 62 कहाँ है, ये भी वही वाली कहानी है। 30 मतलब 2f के बीच में है तो ये 40 से बाहर बननी चाहिए, ये भी ठीक है।
मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट हाँ अपने को लग रहा है कि यार सही है, पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा है अपन, कॉमन सेंस लगा रहा है। 35 37 35 37 कहाँ आ गया? 35 मतलब वही 40 के बीच में आ गया, 20 से 40 के बीच में, मतलब यहाँ तो ये बोला 37 मतलब यहाँ। तो यार ये बात तो क्लियर हो गई कि थर्ड वाला तो 100% गलत है ना, फुल गारंटी। सिमिलरली 45 देखते हैं, 45 मतलब बियॉन्ड 2f आ गया अब तो ये, तो इमेज का बनना चाहिए इधर, मतलब 20 से 40 के बीच में, तो इधर को 35 आ, बिल्कुल सही है। 50 से 32 के बीच में, 50 से 32 के बीच में अगर दिख रहा है मुझे, तो 50 मतलब यहाँ आ गया बियॉन्ड, तो आंसर आना चाहिए 20 से 30 के बीच में। देखो तो v कितना है, 20 से 30 के बीच में, इसका मतलब P3 100% रॉन्ग है, और बाकी सब क्या है, सही हो सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको श्योर होना है तो आप वैल्यूज डाल के देख भी सकते हो, फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, रफली आपको वही फिगर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज्ड विल बी। अब देखो यहाँ पे मिरर दे रखा है, अपने को मिरर यूज करना, और जो इमेज है वो रियल इमेज है, करेक्ट। तो मिरर के कारण रियल इमेज क्या आती है, जब u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब सोचो ध्यान से, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि मेरे पास रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज क्या बनती है यार? रियल इमेज तभी बनती है जब इसको इन्वर्टेड लेते हैं अपन, है ना, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर ये मैंने कॉन्केव मिरर लिया है, ऐसा स्पेसिफिक केस ले लेते हैं अपन, तो ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, और इमेज किस बनेगी? इन्वर्टेड। तो मैं इसको -3 यूज करता हूँ, ठीक है। माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है, तो v इक्वल टू 3u हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच की, मतलब आप ऐसे ले लो कि v माइनस u है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है उन्होंने? डिस्टेंस दे रखा है अपने को 40 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन से मैग्नीट्यूड रख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया मेरे पास 3u माइनस u इक्वल टू 40, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर। अगर u 20 सेंटीमीटर आ चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट 20 पे है, तो इमेज कितने पे होगी भाई? इमेज होगी 60 सेंटीमीटर पे, है ना। ये सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब आप देखो, मुझे फोकल लेंथ पूछी, तो 1 मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v दोनों क्योंकि रियल है लेफ्ट साइड में, तो बाय साइन कन्वेंशन आई कैन राइट v की वैल्यू जो होगी वो -60 होगी, और u की वैल्यू होगी वो -20 होगी। इससे मेरा फोकल लेंथ निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे। अब आप देखो 1/20 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस के साथ, तो मेरे पास बचेगा 1/3 + 1। 1/3 + 1 इज नथिंग, इट इज 4/3। सो ये कट गया मेरे पास कितना आ गया? फोकल लेंथ आ गई -15 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? -15 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। मैग्नीट्यूड्स ऑफ पावर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस having a refractive index 1.5 and that of plano convex lens having a refractive index 1.7 are same. दोनों की पावर सेम है। If curvature of plano convex lens matches with the curvature of the back surface of biconvex lens, then the ratio of radius of curvature of front and back surface of biconvex lens is। तो एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर दे रखा है मुझे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और बायकॉन्वेक्स जिसका म्यू 1.5 है। एक और मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ प्लेन है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस राइट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक साइड से कॉन्वेक्स बनाता हूँ, लेफ्ट साइड कॉन्वेक्स रखता हूँ उसकी, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कॉन्वेक्स रख रहा हूँ और ये अपना प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सरफेस ले ली मैंने, प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक तरफ से प्लेन ले लिया, ठीक। तो इसका जो रेडियस कर्वेचर है वो भाई R2 मान लो, है ना। इसका म्यू कितना है? इसका म्यू है 1.7। अब वो बोल रहे हैं R1/R2 का रेशियो निकालना है, पावर्स दोनों की सेम दे रखी है। सो मेरे को फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/R1 -1/R2, करेक्ट। और ये जो 1/f है यही पावर है, मतलब दोनों की पावर अपने को सेम करना है, तो दोनों के लिए ये सेम कर रहा हूँ। पहले मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ ये इसके लिए, बायकॉन्वेक्स के लिए, तो कितना हो जाएगा? 1.5 - 1 दैट इज 0.5
1 बाय R1 की वैल्यू तो R1 ही है, R2 की वैल्यू माइनस R2 है ना, इसको माइनस R2 सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 1.7 माइनस 1 तो 0.7, 1 बाय R2 तो R2 की वैल्यू ये है और ये तो इन्फिनिटी है, तो काम खत्म हो गया इसका। सो कितना बचा मेरे पास ये बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, इसको पॉइंट पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 7 बाय 5 इंटू 1 बाय R2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, R2 को उधर ले आते हैं, तो ये जब उधर चला आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 1 बाय R1 इज इक्वल टू 7 बाय 5 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अपन से R1 बाय R2 पूछा है ना, फ्रंट बाय बैक, हाँ R1 बाय R2 पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाय 2 है ना, 2 बाय 5 इधर चलेगा 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। सो द करेक्ट आंसर इज 2.5। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। A convex lens mu 1.5 focal length 18 centimeter are immersed in water. The difference in focal length of the given lens when it is in water and in air is alpha into f, where alpha is। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको अपन ने पानी में डाल दिया है ना, उसकी एयर में फोकल लेंथ कितनी थी, 18 थी, तो अपन एक काम करते हैं उसको f मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 1/f इन एयर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एयर, तो 1 हो जाएगा ये माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 अज्यूमिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू बी R1 और R2। ठीक है, लेकिन जब ये वाटर में डल जाएगा तो वाटर में इसको लिखता हूँ एफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, म्यू जो भी हो ग्लास का 1.5 दे रखा डिवाइडेड बाय वाटर, यहाँ पे वाटर का म्यू डालना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ले लेता हूँ, अपन म्यू ले लेते हैं 1.5 है ना, 1.5 ये हो जाएगा अपना 3/2 और वाटर कितना होता है भाई, वाटर का होता है 4/3 माइनस 1। वाटर का दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ तो अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती लेकिन लेंस की चेंज हो जाती है मीडियम के साथ। ठीक बात है, अब इन दोनों को उठा के डिवाइड मार दो, जब मैं दोनों को उठा के डिवाइड मार दूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट गया, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये चले गया। फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 कितना हो गया, 1/8, तो ये हो गया मेरे पास, नीचे आ गया 1/8 हाँ, और ऊपर कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो गया 4 हो गया ये ना। डिफरेंस उन्होंने बोला है कि भाई डिफरेंस कितना है भाई, अब ध्यान से देखो, एफ इन वाटर माइनस एफ इन एयर निकालना है मुझे। वाटर में कितना है 4f, एयर में कितना अपन ने f मान रखा है, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे पास 3f आ गया। सो ये अल्फा टाइम्स f पूछा था, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बहुत ही सिंपल सवाल। तो ये देखते हैं अगला सवाल। A biconvex lens is formed by two thin plano-convex lenses shown. When an object is placed on the left side of the lens at a distance 30 cm from biconvex lens, the magnification of image will be। आपको magnification निकालना है इस केस में, ठीक है। अब समझना एक्चुअली में ये दो अलग अलग लेंस है ना, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू दोनों का अलग अलग है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की अलग अलग दे रखी है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन अगर मुझे इमेज की पोजीशन निकालना है ना, फिर अपन उससे मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप है ना कैलकुलेट कर लो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ। सो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/f net इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो है ना, आइट साइड एयर मान लो और इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो। साइन कन्वेंशन वही यूज करेंगे कि भाई राइट वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेते हैं। सो ये वाला R1 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, R2 इंफिनिटी हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 इंफिनिटी तो हटा दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। फिर म्यू माइनस 1 इस बार ये R1 इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस ये नेगेटिव, सो हो जाएगा मेरे -12। ठीक, कितना आ गया मेरे पास 1/2 इंटू 1/15 प्लस 0.2 है ना, इंटू माइनस माइनस प्लस ये 1/12। ठीक बात है, सो दैट इज 1/30 प्लस ये हो जाएगा 60, 1/60। दोस्तों 1/f 1/30 कॉमन निकाल लिया अगर मैंने, तो 1 + 1/2 इज 3/2,
सो 3/2 इंटू 1/30 मेरे पास आ गया। फोकल लेंथ कितनी आ गई भाई? 6, सही है ना? 1/30 1 + 1/2 3/2, परफेक्ट। सो कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। तो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ जो आ गई मेरे पास, वो आ गई 20 सेंटीमीटर। नेट फोकल लेंथ जो निकल के आई है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? मैं वापस से लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो इमेज 1/u, u कितना है? ऑब्जेक्ट 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 30 सेंटीमीटर का। सो कितना हो गया? -30 इक्वल टू 1/20, राइट। सो ये माइनस माइनस प्लस है, उधर देखिए वापस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। अब 1/10 कॉमन निकाल लिया मैंने, कितना हो गया? 3 - 2 1/6, राइट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? +60 आ गई है। तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? बेसिकली ये लेंस है तो इसका फॉर्मूला होगा +v/u, राइट। मेरे को तो -v/u लगाते। v कितना है? v है मेरे पास 60, u कितना है? -30। सो द करेक्ट आंसर इज -2। सो मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना आया? -2। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। For a transparent prism, if the angle of minimum deviation is equals to its refracting angle, the refractive index n of the prism satisfies। ये जो n है ये क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। उन्होंने क्या देखा, जो मिनिमम डेविएशन है ना वो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म है, मतलब a के बराबर है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म ये बेसिकली रिफ्रैक्टिंग एंगल ही है। अब देखो ध्यान से, जो मिनिमम डेविएशन वाला केस होता है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। जो डेविएशन होता है वो होता है i + e - a, और मिनिमम डेविएशन के केस में i और a बराबर हो जाता है, तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाता है मेरे पास ये। और दूसरी क्वेश्चन जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं म्यू इज इक्वल्स टू sin a + del m/2 अपॉन sin a/2, राइट ना। अगर डेल्टा m a के बराबर है तो मैं इसको a सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास sin a अपॉन sin a/2। नाउ आई एम यूजिंग sin a को लिख रहा हूं मैं 2 sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? 2 sin a/2 2 sin a/2 cos a/2, उससे क्या कट जाएगा वो अपॉन sin a/2। तो मतलब ये मेरे पास कितना आ गया भाई? म्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 cos a/2, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको a पुट करता हूं तो 2i इक्वल टू 2a हो जाएगा, तो i इक्वल टू a आ गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? बराबर है। अब बहुत ही लॉजिकल बात है ये कि अगर मैं कोई सा भी प्रिज्म ले लूं, उसमें जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम होगा वो 90 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो a की मिनिमम वैल्यू हो गई वो तो 0 हो सकती है, और a की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगी, है ना। वैसे लेस देन रखते हैं अपन तो, रेंज ये 90 डिग्री रखेंगे नहीं। अच्छा, ग्रेजिंग इंसिडेंस करा लिया अपन ने। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा। a की जो वेरिएशन होगा वो 0 भी नहीं हो सकता और 90 भी नहीं हो सकता, बस ये ओपन ब्रैकेट में रखेंगे इसको। इसका मतलब अपने को तो म्यू जो है वो cos a/2 पे चल रहा है, तो अगर मैं इसको a/2 कर दूं तो ये 0 से 45 के बीच में चल रहा है। अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूं, cos a/2, तो कितना हो जाएगा? ये cos 0 इज 1, राइट। cos 0 इज 1, ये हो गया हमारे पास cos a/2, और cos 45 इज 1/√2। cos 45 इज 1/√2, करेक्ट। अच्छा, 1/√2 मतलब हमें क्या चाहिए? 2 cos a/2, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2। अच्छा, cos लेने से इनइक्वालिटी पूरी बदल जाएगी। जैसे मैंने cos ले लिया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये आ गया मेरे पास 1/√2 इंटू 2, दैट इज √2 से 2 के बीच में। सो द करेक्ट आंसर इज, जो n होगा वो बिलोंग्स टू √2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहां से और चेंज कर लेते हैं।
तो मेरा जो a/2 है वो बेसिकली कहाँ आ रहा है यार, 0 से 45 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो म्यू है ये 2 cos a/2 है, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैंने यहां पे डाल दिया, अगर मैं 0 डाल दूंगा तो cos की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 2, राइट। और मिनिमम वैल्यू डालेंगे 45, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 cos 2 cos 45, मतलब म्यू मैक्स आ गया मेरे पास, म्यू मिनिमम आ गया कितना, √2। तो जो म्यू बिलोंग करेगा वो कहां से करेगा, ओपन ब्रैकेट √2 से 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वे ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑन ग्लास प्लेट, it is observed that the reflected beam is linearly polarized. The angle of refracted beam with respect to normal is, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि मान लीजिए एक अनपोलराइज्ड लाइट आई और वो रिफ्रैक्शन के कारण अगर पोलराइज हो गई, तो उसका कंडीशन ये होती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और इसको एंगल को अपन पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं, जो ब्रिस्टर्स क्लोबिक है कहलाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो म्यू होता है, या म्यू बोलूं म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर जो होता है वो अपना होता है 10 IP, जिसको अपन 10 I लिख लेते हैं, ठीक है। सो म्यू जी कितना है, म्यू जी मेरे को दे रखा है 1.52 डिवाइडेड बाय 1। सो मेरे पास IP कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 10 इनवर्स 1.52, और ये वैल्यू में मुझे दे रखी है कितनी, 57.7 डिग्री, 57.7 डिग्री ये मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है। अब एक चीज समझना कि अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, और ये एंगल R है, आपसे R पूछा गया है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे देखता हूं एक स्ट्रेट लाइन है, सो I + 90 + R = 180। सो I + R कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। I + R मेरे पास 90 है, तो R की वैल्यू अगर निकालना है तो 90 - I कर दो, दैट इज 90 - 57.7, ठीक है। तो 90 में से 60 गए, कितने बचे मेरे पास, 30, और ये बचा 2, 32.3 है ना, सही है ना, 60, हाँ ठीक है, 32.3 डिग्री, 32.3 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, थैंक यू। Physics.